YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हम हल करने वाले हैं आपका पेपर, जो अर्धवार्षिक परीक्षा अभी अभी आपकी हुई है ना। 16 दिसंबर को हिंदी का पेपर हुआ है आपका, जो 60 मार्क्स का है। लगभग इसी प्रकार का पेपर आपका वार्षिक परीक्षा में भी आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस करें, किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं, है ना, उसको समझने की कोशिश करें। इसके साथ ही शिक्षक साथियों से मेरा अनुरोध है, एक बार बच्चों को इस पेपर का पूरा हल अवश्य कराएं, ताकि इसके बारे में बच्चों की एक समझ बन सके। स्क्रीन पर देख रहे हो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, ये आपका कक्षा 5 का पेपर है, जो अभी 1-2 दिन पहले आपका स्कूल में हुआ है। प्रश्न 1 से लेकर के 26 तक इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। कक्षा 3, 4, 5 सभी विषयों के हम यहाँ पर हल आपको कराएंगे। ये आपकी उत्तर पुस्तिका है, जहाँ पर आपको आपकी कक्षा लिखनी है, विषय का नाम डालना है, दिनांक 17 तारीख को ये पेपर हुआ है आपका, है ना। 17 या 16 जब भी पेपर हुआ वो डेट डालनी है। यहाँ अपना नाम विद्यार्थी में और ये अपने पिताजी का नाम, ठीक है। ये भरने के बाद आप आएंगे सीधे अपनी उत्तर पुस्तिका की तरफ। तो पहला प्रश्न आपके लिए दिया गया है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, विकल्प वाले प्रश्न। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 है, रम्मो और कल्लो के सही नाम बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, रमावती कलावती। तो उत्तर क्रमांक 1 में लिखेंगे आप सी, लिखेंगे रमावती कलावती। प्रश्न क्रमांक 2, सांच शब्द का मानक रूप क्या होता है? मानक, है ना। तो इस सांच ये लोकल भाषा में बोला गया है, तो इसका सही आंसर होगा सत्य, बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक 3, अंग्रेज मुझे छू भी नहीं सकते, मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूंगा, यह किसने कहा था? तो ये बात कही थी प्यारे बच्चों चंद्रशेखर आज़ाद ने। देखो मैं आज़ाद हूँ, तो इनके नाम में भी आज़ाद लिखा है। इसका उत्तर है डी, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद आप लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4, तीव्र का विलोम, विलोम का अर्थ होता है प्यारे बच्चों उल्टा, ठीक है। आपसे विलोम शब्द पूछे या अर्थ में उल्टा पूछे, वो एक ही बात होती है। तो तीव्र का विलोम होता है प्यारे बच्चों मंद, सी ऑप्शन इसका सही है। तीव्र का तेज, ये पर्यायवाची हो जाता है बेटा, है ना। तीर और तीखा यहाँ कोई इनका अर्थ निकलता नहीं है। चषक, प्रश्न नंबर 5, चषक, चषक कहते हैं गिलास को, जिसमें मदिरा शराब का पान लोग करते हैं, उसको कहते हैं चषक। तो इस प्रकार से आप हल करोगे तो आपको 5 में से 5 पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगले प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6, उसका उत्तर 6 में आएगा। जो प्रश्न का नंबर है वही उत्तर का नंबर रहेगा, वहीं पर उसका जवाब आप लिखेंगे कॉपी में। चंदन की माँ का नाम, तो चंदन की माँ का नाम था प्यारे बच्चों पन्ना, तो उत्तर 6 में लिख देंगे पन्ना। प्रशंसा शब्द का विलोम, तो प्रशंसा माने किसी की प्रशंसा करना, बड़ाई करना, तो उसका विलोम होता है निंदा करना, ठीक है। रम्मो और कल्लो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई थी, क्या हो गई थी? उत्तीर्ण हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद चने वाले को एक अन्नी लौटा आए, जब वो चने खा रहे थे तो चने में एक अन्नी निकली, उसको वो वापस करके आ गए। नृप शब्द का समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है प्यारे बच्चों पर्यायवाची। आपसे समानार्थी पूछे या पर्यायवाची पूछे, एक ही मतलब है। तो नृप का पर्यायवाची लिख देंगे आप यहाँ पर राजा, उत्तर क्रमांक 10। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपके ऑब्जेक्टिव और खालिस्तान, ये 10 प्रश्न है, इसमें से कितने सही निकले थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। तो उसका उत्तर लिखेंगे 11 नंबर पर। लक्ष्मण ने रावण के किस पुत्र का वध किया था? तो पूरा का पूरा प्रश्न उतारें, लक्ष्मण ने रावण के किस शब्द की जगह लिखें, के पुत्र मेघनाथ का वध किया था, ठीक है।
तो रावण का पुत्र था मेघनाथ, जिसका वध किया था लक्ष्मण जी ने। याद रहेगा। चलिए, प्रश्न नंबर 12 है, काला अक्षर भैंस बराबर कहावत का अर्थ लिखिए। तो उत्तर नंबर 12 पे आप लिखेंगे, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है अनपढ़ होना। वो व्यक्ति जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसको बोलते हैं ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, मेरा नया बचपन कविता में कवित्री को बार बार किसकी याद आ रही है। तो ये जो कविता है इसमें कवित्री जिसने ये कविता लिखी है तो बार बार उसको अपने बचपन की याद आ रही है। तो मेरा नया बचपन कविता में कवित्री बार बार बचपन की मधुर यादें और मस्ती को याद करती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताएं आपके कितने नंबर आ रहे हैं। इस तरीके से आपने लिखा है तो बेटा आपके 60 के 60 पूरे नंबर आएंगे। प्रश्न क्रमांक 14, पुष्प के दो पर्यायवाची। तो पुष्प को हम फूल भी कहते हैं और सुमन भी कहते हैं। ठीक है। इनके अलावा कई बच्चों ने लिखा होगा कुसुम, तो कुसुम भी आप लिख सकते हो, कुसुम भी फूल को ही कहते हैं। ठीक है। एक और पर्यायवाची इसका प्रसून, तो प्रसून का मतलब भी फूल ही होता है। तो यहां पर आपको 2 लिखने थे, कोई सी भी 2 लिख देना। उत्तर क्रमांक 15, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह इस प्रकार का जो लिखा है यहाँ ऐसा। ठीक है। योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे भाई बहन, तो भाई बहन के बीच में निशान लगाइए, माता पिता के बीच में भी निशान लगाइए। प्रश्न क्रमांक 16, साप्ताहिक कतिवासराः। ठीक है। साप्ताहिक कतिवासरा कितने दिन होते हैं सप्ताह में। तो साप्ताहिक सप्तवासरा 7 दिन होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 और 18। प्रश्न क्रमांक 17 पूछ रहा है आपसे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक कैसे सीखे। तो बेटा सड़क के किनारे ऐसे कुछ बोर्ड लगे रहते हैं, है ना, जहाँ पर किलोमीटर लिखा रहता है ना। फलाना गांव है, मान लो दसई गांव है, दसई, तो दसई यहाँ से कितना दूर है, तो ऊपर लिखा होगा 2 किलोमीटर। ऐसे ये अंग्रेजी अंक लिखा है, तो ऐसे उन्होंने अंग्रेजी सीखी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा के अंक सड़क के किनारे पर लगे मील के पत्थरों पर लिखे अंकों की मदद से सीखे। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखें आप, श्री राम ने अपने जीवन में हमेशा धर्म का पालन किया। इन्होंने कभी भी धर्म व नीति की मर्यादा को लांघा नहीं। ठीक है। तो मतलब धर्म और नीति की जो मर्यादा होती है उसको कभी इन्होंने नहीं तोड़ा। पर पूरा प्रश्न से लिखेंगे, इसलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 19वां है बेटा, पर उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। उपसर्ग मतलब कोई शब्द है उससे पहले कुछ लग जाए उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे पर उपसर्ग, जैसे डाम शब्द है, डाम, इससे पहले लगा दो पर, तो परिणाम, ये लग गया। वार शब्द है, वार, वार से पहले परे लगा दो तो परिवार हो गया। 2 शब्द लिखने हैं, 3 भी लिख दो। तीसरा है परिक्रमा, पर से परिणाम, परिवार और परिक्रमा। ठीक है। ये परिणाम, परिवार और परिक्रमा। तो प्रश्न क्रमांक 19 इस प्रकार से आपका हल हो जाएगा। अगले चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 और 21 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछता है, आप अपने 4 दोस्तों के नाम लिखिए जो आपके साथ खेलते हैं, स्कूल जाते हैं। मतलब जो आपके स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में संग पढ़ते हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। तथा आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है और क्यों है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखें आप, मेरे 4 दोस्तों के नाम सूरज, अनुज, मोहित और दीपक। ठीक है। जरूर नहीं है यही नाम आपके दोस्तों के, आप बदल के भी लिख सकते हो।
इनमें से सूरज मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जो आपका दोस्त सबसे अच्छा है उसका नाम लिखें। क्योंकि वह पढ़ने में होशियार है तथा मेरी पढ़ाई में मदद करता है, इसलिए मुझे वो पसंद है। प्रश्न क्रमांक 21 है प्यारे बच्चों, अपने जन्मदिन पर मित्र को आमंत्रण देने हेतु पत्र। तो पत्र किस तरीके से लिखा जाता है उसको देखिए जरा। सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है भेजने वाले का पता और तारीख। तो ये आपने भेजा है तो आपका नाम और तारीख, मान लो 17 तारीख को भेजा है और आपका पता ये है कि आप कहाँ रहते हो, धार जिले में रहते हो, रासमंडल में। प्रिय मित्र सुमित, यहाँ पर आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे। प्रिय मित्र अनिल, सुमित, मनोज, मोहित, जो भी आपके दोस्त का नाम है। अब जिस लिए पत्र लिख रहे हो वो आपको बीच में लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अच्छा हूँ तथा आशा करता हूँ तुम भी परिवार सहित सकुशल होंगे। सकुशल माने अच्छे होंगे। संभवतः तुम्हें पता होगा कि 20 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है ना। दोस्तों को पता रहता है कि तुम्हारे दोस्त का बर्थडे कब है, तो वो लिख रहा है किसका नाम, जो लिख रहा है पत्र उसका नाम लास्ट में आता है। मान लो राहुल कह रहा है पत्र लिख रहा है किसके लिए, सुमित के लिए। मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम भी परिवार सहित अच्छे होंगे। तुम्हें पता भी होगा, याद होगा कि 20 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं तुम्हें सप्रेम आमंत्रित कर रहा हूँ, प्रेम के साथ बुला रहा हूँ। और नीचे तुम्हारा मित्र राहुल, यहाँ आपका नाम आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं। 22 में क्या करना है आपको। प्रश्न क्रमांक 22 में आपको करना है, कुछ शब्द दिए गए बेटा, है ना, उसके अलग अलग अर्थ हैं। देखो जैसे प्रश्न क्रमांक 22 कहाँ है, ये रहा प्रश्न क्रमांक 22, दिख रहा है प्यारे बच्चों। चलिए, तो इसमें शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ दिए गए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो एक शब्द है तात, ये लिखा है तात। तो तात का मतलब होता है पिता, इन्होंने लिखा है पिता, ये लिखा पिता। तो राम के तात दशरथ थे, यहाँ तात का अर्थ हो गया पिता। इसी प्रकार से एक शब्द लिखा है अंक, अंक का मतलब है संख्या। तो ये अंक, 1 से 9 तक के अंक लिखे हैं, यहाँ अंक का मतलब है संख्या। वाक्य बनाने हैं आपको। तो कर, कर का मतलब होता है हाथ, और टैक्स दोनों होता है। ये 3 नंबर का प्रश्न है, 3 वाक्य लिख दो चल जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको 4 बता दिए। कर, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन। कर मतलब यहाँ पर कर का अर्थ मतलब है हाथ, मतलब हाथ जोड़कर निवेदन है। दूसरा वाक्य, सबको संपत्ति कर जमा करना होगा। संपत्ति कर मतलब जो आपकी इनकम है उसका टैक्स जमा करना होगा। तो यहाँ कर का मतलब है टैक्स। तो 3 वाक्य आप लिख दोगे, आपको 3 के 3 नंबर मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर 4 लिख के आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, प्रश्न क्रमांक 23 पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे को साहस और संकल्प का पर्व कहा है। वह कहते हैं कि दशहरे के त्योहार से धर्म की अधर्म पर विजय का साहस मिलता है। इस साहस का प्रयोग हम जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में कर सकते हैं। ठीक है, धर्म की विजय किस पर, अधर्म पर। इसका त्योहार है बेटा दशहरा। ठीक है, तो एक साथ मिलकर हम जातिवाद को भूल करके अधर्म के प्रति और देशद्रोहियों के प्रति संघर्ष कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बेटा 24वें नंबर का। निम्नलिखित पंक्तियों का कवि का परिचय देते हुए भावार्थ लिखिए। कोयल काको देत है, काग कासों लेत, तुलसी मीठे वचन थे, जग अपनों कर लेत। तो बेटा इसका उत्तर इस तरीके से लिखें आप। ये पूरा का पूरा दोहा यहाँ पर उतार दें आप। इसके जो कवि हैं उनका नाम है तुलसीदास जी। लिखा है तुलसी मीठे वचन थे, लिखा है यहाँ पर।
अब इसमें इसका भावार्थ लिखें। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल अपनी आवाज से ना किसी को कुछ देती है, लिखा है ना, कोयल काको देत है, और ना ही कौवा किसी से कुछ लेता है। न कौवा अपनी आवाज से किसी से कुछ लेता है, फिर भी मीठी आवाज से कोयल सभी को अपना बना लेती है। इसलिए हमको भी कोयल की तरह मीठी वाणी बोलनी चाहिए। बेटा, न कोयल किसी को कुछ दे रही है और न कौवा किसी का कुछ ले रहा है, लेकिन दोनों की आवाज भिन्न भिन्न है। कौवे की आवाज लोगों को बुरी लगती है, कर्कश लगती है, और कोयल अपनी मीठी आवाज से सबको अपना बना लेती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 25। एक गद्यांश दिया गया है, ये आपको पढ़ना है और 1 से लेकर 5 तक प्रश्न, उनके उत्तर आपको लिखने। हाथी कैसा पशु है? तो पहली ही लाइन में लिखा है हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। लिख दीजिए पहले पॉइंट का उत्तर, हाथी सबसे भारी भरकम पशु है। दूसरा प्रश्न, हाथियों का झुंड कहाँ चला? तो नीचे लिखा है हाथियों को झुंड एक नए जंगल की ओर चला। मिल गया आपको? तो दूसरा उत्तर लिख दीजिए, हाथियों का झुंड एक नए जंगल की ओर चला। इसी में से सारे उत्तर मिलेंगे। अगला, हाथियों को क्या दिखाई दिया? तो उन्हें एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। तो लिख देंगे हम, हाथियों को एक बड़ा सा तालाब दिखाई दिया। 4 नंबर का देखिए, हाथी कहाँ रहता है? तो ये लिखा है असम से हाथियों को झुंड एक नए जंगल की ओर चला। तो मतलब वो असम के जंगलों में रहता होगा। लिखा भी है हाथी सबसे भारी भरकम है, जंगली हाथी जहाँ भी जाते हैं अपने परिवार के साथ जाते हैं। तो लिख सकते हैं हाथी असम के जंगलों में रहता है। 5वां है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। पाठ का नाम आपको बताना है अपने मन से। तो बेटा, ये कहानी पूरी की पूरी यहाँ देख रहे हो, वो किसके बारे में है? हाथियों के झुंड के बारे में। तो आप लिख सकते हो हाथी का झुंड। हाथी के झुंड और उसके परिवार के बारे में है, तो शीर्षक ये भी लिख सकते हो, हाथी और उसका परिवार। तो दोनों में से कोई सा भी लिख दो, ठीक है। बस हाथी का झुंड उसमें आने चाहिए, हाथी का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा गद्यांश किसके बारे में है? हाथी के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी तरीके से लगभग ऐसा ही प्रश्न पत्र आपका वार्षिक परीक्षा का आएगा। तो इस पेपर को अच्छे से देखें, किस तरीके से उत्तर लिखे जाते हैं उसको समझें, और बार बार ऐसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।